Hello and welcome to Parihar IAS. Today I will cover Article 15 thoroughly. If you haven't seen my previous videos, you can go through playlist and watch them. Before starting my lecture, if you haven't subscribed my channel, please subscribe, like and share if you like my initiative. तो इस लेक्चर में मैं आज कवर करने वाला हूँ फंडामेंटल राइट का अगला पार्ट आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 says that the state shall not discriminate against any citizen only on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। आर्टिकल 15 ये कहता है जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो किसी के भी साथ भेदभाव या किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगी। नहीं करेगी तो किस आधार पे नहीं करेगी? किसी भी धर्म के आधार पे कोई पक्षपात नहीं करेगी या भेदभाव नहीं करेगी, या किसी भी नस्ल या जाति के आधार पे नहीं करेगी, या लिंग के आधार पे नहीं करेगी, आप मेल है या फीमेल है, महिला है या पुरुष है, इस आधार पे आपके साथ कोई भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, या आपके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अभी मान लो कि किसी ने किसी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया एडमिशन के लिए। अब उसको एडमिशन नहीं मिला तो वो कोर्ट चला गया और कोर्ट में उसने कहा कि यहाँ मेरी आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट की है ये वायलेट हो रही है और इसका उल्लंघन कर रही है ये यूनिवर्सिटी। तो कोर्ट क्या करेगा? यूनिवर्सिटी को समन करेगा और उससे पूछेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है डिस्क्रिमिनेशन और ओनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ जो स्टेट है सिर्फ इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन और भी कई ग्राउंड है जिसके आधार पे कर सकती है। तो अपने उदाहरण पे चलते हैं। तो वो कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को समन किया। यूनिवर्सिटी ने बताया कि दिस जेंटलमैन डजंट हैव एनी क्वालिफिकेशन बिकॉज, क्योंकि वो मैट्रिकुलेट था, उसने जो क्लास 12 है सिर्फ उतना ही पढ़ा था और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहता है। तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब आप मैट्रिकुलेट हैं, सिर्फ क्लास 12 आपने पढ़ा, एचएससी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो इसी तरह से कई तरह के ग्राउंड है जहां आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लेकिन एक्सेप्ट ऑल दिस टर्म विच इज मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15, इसके अलावा लेकिन जो आर्टिकल 15 में है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पे नहीं कर सकती। लेकिन और कई ग्राउंड है जिसके आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे मान लो आपने यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपने फॉर्म भरा, लेकिन आपके साथ आपको आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या किए? आप चले गए कोर्ट में, उन्होंने आपने कहा कि मेरा आर्टिकल 15 इंफ्रिज हो गया। तो यूपीएससी ने रिप्लाई किया, तो यूपीएससी रिप्लाई करेगी कि भाई पहली बात तो ये जो जेंटलमैन है इट डिडंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब कि पहली बात तो अगर आपको क्वालिफाई करना था या डिस्क्वालीफाई होते या नहीं होते, जो भी होता, पहले तो आपको एग्जाम में अपीयर होना था। आपने तो एग्जाम ही नहीं दिया। जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो आपको कंसिडर कैसे करें? या ये कह सकती है कि जो आदमी है जिसने फॉर्म भरा है वो 19 साल का है, क्योंकि यूपीएससी में ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो एज होती है 21 है, 21 साल। और अगर कोई व्यक्ति है जनरल कैंडिडेट है, अगर वो भरता है और इसका फॉर्म सबमिट करता है, फिल करता है, और अगर उसकी एज जो है मोर देन 32 ईयर है, क्योंकि जनरल के केस में मैक्सिमम एज 32 ईयर होती है, तो वो कह सकती है कि 35 साल का है। तो भाई यहाँ हम इनके जो भी एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का आप थोड़ा इसको ऐसे समझिए, बहुत ही इनलेमैन टर्म में। और सेकंड प्रोविजन क्या कहता है आर्टिकल 15 का? नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to shop, public restaurant, hotels, places of public entertainment places। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 15 का जो सेकंड प्रोविजन है ये कहता है कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो आप किसी दुकान पर गए, तो वो आपको कोई भी सामान देने से मना नहीं कर सकता कि आपकी धर्म ये है, आपकी जाति ये है, या आप किसी दूसरे जगह से आते बिलोंग करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं कभी इंटर स्टेट वाले। जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए तो उस राज्य का दुकानदार आपको बोलते भाई मैं सामान नहीं दूंगा,
या होटल वाला बोल दे कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? वो आपको डिनाय मना नहीं कर सकते, आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उनको देना ही होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, ये इल्लीगल है, ये एक ऑफ़ेंस है, ये एक अपराध है और उनको इसकी सज़ा आर्टिकल 15 के तहत मिलेगी। और दूसरा प्रोविज़न ये कहता है, द यूज़ ऑफ वॉल्स, tanks, bathing ghats road and places of birth, public resort maintained wholly or partially by state funds or dedicated to use of general public। कोई भी जैसे कुआं हो गया पहले, अब तो खैर बचा ही नहीं, कोई भी टैंक हो गया, जैसे कि जो नदियों जो जैसे गंगा नदी हो गई, तो जो बाथिंग घाट है वगैरह वगैरह, होटल्स हो गए, जनरल पब्लिक, या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है या दुकान है या कुछ भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है, मतलब गवर्नमेंट से उसको एक फाइनेंशियल एक एड मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों केस में मिलती है या नहीं मिलती है, या मिल रही है लेकिन थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो भी इस केस में भी आपको कोई डिनाय नहीं कर सकता कि आप इस पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, या जो भी जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेटेड है कोई चीज़, जैसे किसी भी तरह का शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या किसी भी तरह की एंटरप्राइज हो गई जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, वहाँ आपको डिनाय नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 15 का फर्स्ट और सेकंड सेक्शन। और दूसरा है, अब ये तो हो गया आर्टिकल 15 की बात। आर्टिकल 15 क्या कहता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे आर्टिकल 15 का जो एक्सेप्शन नंबर 1, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का जो सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, लेकिन कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगी? जैसे कोई महिला है तो उनको किसी एजुकेशन में या कहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसे इलेक्शन में आप अगर इलेक्शन को बीट करना चाहते हैं, इलेक्शन आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, या खुद एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वहां पर 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से एजुकेशन के लिए कोई भी स्कीम या कोई एक्ट या कोई भी बेनिफिट्स दे सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 15 है वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जो आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 4 है वो ये परमिशन देता है। और दूसरा जो सब सेक्शन 4 का बी है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। जो रिजर्वेशन है हमारा, जो आरक्षण है देश में, यहीं से निकला है, इसका जो बर्थ है यहीं से हुआ है, ओरिजिनेट मतलब यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अब स्टेट के पास ये परमिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा परमिशन देता है कि जो भी हमारे पीपल हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है, जो अब इसमें भी दो तरह के हैं, सोशली जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं, और जो शैक्षिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर पिछड़े हैं, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको किसी भी तरह की आरक्षण दे सकती है। किसी भी तरह का मतलब एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में यहाँ आरक्षण दे सकती है। अब तीसरा सेक्शन ये कहता है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मीट any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribe regarding their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state except minority educational institution। कोई भी चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट का कॉलेज हो, कोई भी डिनाय नहीं कर सकता। यहाँ कुछ रिजर्व सीट भी होती है, करीब 10% तक सीट प्राइवेट में होती है। प्राइवेट जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जो भी इकोनॉमिक लेवल पर ज़्यादा वीक है, तो ये जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा मैंने कि प्राइवेट स्कूल एडमिशन देते नहीं है, या तो उनके जो फैमिली है उनसे जो परिचित हैं उन्हीं के बच्चों को एडमिशन देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन कानून क्या कहता है आप इसको समझिए। वो कहता है जो कि इकोनॉमिकली आर्थिक आधार पर गरीब बच्चे हैं, उनको भी बड़े से बड़े प्राइवेट कॉलेज में वो स्कूल एडमिशन उनको दे। तो ये कहता है आर्टिकल 15 का 4 का सी सब सेक्शन। और अभी एक 2019 में ऐड हुआ है ईवीएस। पहले दो ही ग्राउंड थे, सोशली और एजुकेशनली, दो ही आधार पर जो भी गवर्नमेंट के स्कीम होते थे एजुकेशन से रिलेटेड, या जो भी गवर्नमेंट के स्कीम होते थे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। लेकिन अब आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी है, जो भी आर्थिक रूप से गरीब है, इसमें किसी धर्म से या जाति से रिलेटेड नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है। जितने भी हमारे देश में धर्म है या जाति है, 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं,
जो भी इन जातियों में, इन धर्मों में आर्थिक रूप से गरीब है, उनको इन 10% में इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा आर्टिकल 16। जिसके बाद कई लोगों के सवाल थे मुझसे कि भाई ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 इन तीनों से कंबाइंड बना है। आर्टिकल 14 का जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वहां से हमारा आता है, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, वो वाला आप अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वीडियो नंबर आर्टिकल 14 है, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या है। अब इसके कुछ सेक्शन है, जैसे एक्सेप्शन हो गए हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन और हैं। अभी कोई एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशन में अगर कोई रिजर्वेशन चाहता है, जैसे हमारे यहाँ 4 तरह की कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। जनरल में होता है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, एससी को 15% 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5% 7.5% रिजर्वेशन है। तो सेंट्रल लेवल पे पूरे देश में 49.5% रिजर्वेशन है। ये मंडल केस था 1992 का, जिसे हम इंदिरा सानी जजमेंट के नाम से जानते हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट था। तो ये केस में जब रिजर्वेशन का लेक्चर आगे मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए, जब लाऊंगा तो वहां मैं एकदम फुली इसे डिफाइन करूंगा कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है। लेकिन अभी आप क्रीमी लेयर समझो। ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी सेक्शन में सबको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं। कौन कौन क्रीमी लेयर में आते हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्रीमी लेयर में आने वाले जैसे प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज, तो उनको क्रीमी लेयर की बेनिफिट या इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो भी क्लास 1 या ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर हो गए किसी पीएससी में, जैसे सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज में, स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज में, जितने भी पीएससी हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, इसमें अगर क्लास 1 के वो ऑफिसर हैं या कोई प्रोफेशनल हो गए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट या पेंटर हो गए, तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। या हमारे डिफेंस में जो कर्नल रैंक से ऊपर है, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, उनको भी इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिसकी एनुअल इनकम, वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है, उनको भी यहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा रिजर्वेशन का टॉपिक, and this is end of our lecture. Thank you, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe, share and like। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा।